जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो प्रिपरेशन इस समय कर रहे हैं वो मेन फोकस स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा मेंस की जो तैयारी करेंगे आगे के लिए। अब जैसे अच्छा। कि थर्मल के लिए जैसे क्वेश्चन डिवाइड होता है, जैसे इसमें कि एक क्वेश्चन हमारा एक सेक्शन थर्मल का आता है, एक सेक्शन में आपका आईसी इंजन और आरएसी आता है, एक में आता है एफएम पूरा आता है, एक में मैन्युफैक्चरिंग, और एक सेक्शन में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स, और एक सेक्शन में आपका आता है थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन। अब इसमें 6 सेक्शन में से 5 सेक्शन करने रहते हैं। अब मेन फोकस अगर अगर आपका थर्मल पोर्शन स्ट्रांग है तो आपको 120 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। अब ऐसे बुक का मैं बताना चाहूँगा मेंस के लिए कि आपको अगर थर्मल पोर्शन तैयार करना है तो एक आर के राजपूत बुक आती है, उसमें आपको पूरे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, और वही मेनली फोकस वही आते हैं आपके मेंस में। और एफएम के लिए आप आर के बंसल और आर एस खुरमी का भी यूज़ कर सकते हैं। आईसी इंजन के लिए मैंने खुरमी से भी लगाया था, और आर के राजपूत भी थी, और एक वी गणेशन बुक है, उसका मैंने भी यूज लगाया था, उसमें भी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल अच्छे से थे। एफएम के लिए भी आर के बंसल है, और मैंने टोम के लिए और मशीन डिजाइन के लिए आर एस खुरमी। सेम टू सेम क्वेश्चन उसी से कॉपी होते हैं, और अगर वो आप लगा ले प्रैक्टिस कर लिए आपको फिर अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो मैं इन सारे बुक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि लोगों को ढूंढने में आसानी हो। हाँ नहीं, मैं आपको टेलीग्राम पे बुक का भी भेज दूंगा अगर। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर? घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। तो पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया है अशोका बैच सी, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 1999 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये बैचेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ये प्राइस यानी कि 1999 रुपीज़ सिर्फ 18 अप्रैल तक ही वैलिड है। ये ऑफ़र पहले 10 अप्रैल तक वैलिड था, बट स्टूडेंट्स की हैवी डिमांड को देखते हुए इस ऑफ़र को 18 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपने अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट देने का। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और प्री के ठीक है। लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम में क्या है कि बुक आई है यूथ कंपटीशन की। हम्म। उसमें क्या है कि जितने भी स्टेट में एग्जाम हुए हैं, जितने भी जेई के एग्जाम हुए हैं और एसएससी से मिला के, उसमें सारे क्वेश्चन प्रीवाइक्यू लिए रहते हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो उसको लगाने से फायदा मिलेगा। और मैं यही कहूँगा कि मॉक पे ज़्यादा फोकस, अब सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोचिंग में भी है, कोचिंग की गाइडेंस भी सही है, लेकिन सेल्फ स्टडी ज़्यादा है। बिना सेल्फ स्टडी के आप कोचिंग कर लेंगे तो ये फायदा नहीं मिलेगा। तो आपने कोचिंग की थी एसएससी जेई के लिए? नहीं, मैंने किसी कोई कुछ, मैंने सेल्फ स्टडी में। लेकिन मैं जब नहीं। मैं 18 में जब पास आउट हुआ हम्म। तो मेरी ये कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो मेरा मेन फोकस गवर्नमेंट जॉब में जाना था। तो मैंने फिर कैंपस से वहाँ नहीं ज्वाइन नहीं किया, तो मैं चला गया तैयारी करने। दोस्त लोग थे तो उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की थी, तो क्या उन लोग कोचिंग ज्वाइन किए तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी उनसे। तो फिर मैं 3 में ही भोपाल चला गया था, वहीं पे एमटेक ज्वाइन कर लिया। मेरे दोस्त ने भी एमटेक करा, तो उसने भी कहा कि ज्वाइन कर लो, थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो कोचिंग के लिए क्या था कि फीस थी अप्रॉक्स 1 लाख, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूँ। तो मैंने सेल्फ ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर मैंने एग्जाम और भी दिए थे, किसी में गेट में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, इसलिए मैंने एनआईटी ज्वाइन नहीं किया एटी के लिए, एमटेक के लिए। फिर मैंने फिर आरआरबी जेई में फिर रह गया। फिर अभी मैंने एचपीसीएल का इंटरव्यू दिया था, तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस मिल गया। अगर आप कंटिन्यू लगे रहेंगे तो अपना कहीं ना कहीं आपका निकलेगा जरूर। अच्छा, तो अब आप ना रिवीजन के बारे में कुछ बता दीजिए कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो प्रिपरेशन जर्नी होता है उसमें कितना इम्पोर्टेंस होता है रिवीजन का, और आप कैसे करते थे? जी, रिवीजन में मैं प्री की बात बता रहा हूँ। जैसे कि आपने रिवीजन किया, जैसे आपका सब्जेक्ट डिवाइड कर लीजिए। पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है। बहुत लोग क्या करते हैं, सिलेबस पूरा पढ़ ले, जैसे निकले वो उस सिलेबस में एसएससी के में है नहीं,
और एसएससी के प्री में मेनली क्या फोकस करता है, थर्मल क्वेश्चन, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आईसी इंजन हो गया, एफएम हो गया, और एक है थर्मल का एप्लीकेशन बॉयलर। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और बॉयलर ऐसा टॉपिक है जल्दी कोई पढ़ता नहीं है, आप इतना पढ़ ले तो क्वेश्चन कम रहेंगे। तो एक बुक है, मैंने उस क्वेश्चन बुक में कभी ज्यादा लगाया नहीं क्वेश्चन, आर एस खुरबी और आर के जैन है। उसमें ये दिक्कत क्या है कि आप क्वेश्चन तो अच्छे खासे निकले, कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए, तो उसमें भी आपको इसमें पड़ता है कि आपको लगेगा ये सही है, निकल गलत ये है, निकले। अब जो पेपर करवाता है टीसीएस, वो भी ये फॉलो करता है, जो बुक में आंसर दिया रहता है मैक्सिमम वही उसी को लेते हैं, और सबसे जल्दी आंसर रेक्टिफाई नहीं करता, ये मैं देख चुका हूँ बहुत लोग का इसी में प्री में रेक्टिफाई नहीं हुआ, इसलिए आंसर उन्होंने सिलेक्शन नहीं हो पाया था, एक नंबर से रुक गया था। अगर वो सही रहता तो उसका सिलेक्शन हो जाता। तो ये कि आप डिवाइड कर लीजिए कि थर्मल क्वेश्चन आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है। अब क्या होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन मेन चीज थर्मल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये कहता था कि मैं लर्निंग, मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो लगाता था, और उसका नोट्स मैंने बनाया था खुद का, मैं उसे रिवाइज करता था, पहले मॉक देता था, ये मुझे हेल्प करता था। और जो क्वेश्चन नए आए हैं, जो नए आंसर लग रहे हैं, उसको मैं नोट करता था अपने कॉपी में कि हाँ इसको नोट कर लो, ये रिवीजन में मुझे हेल्प करेगा। मेनली मैं जितना भी जितना मॉक दिया हूँ उतना मुझे ज़्यादा हेल्प किया है, मॉक में ज़्यादा देता था। तो मॉक मॉक मुझे आप हेल्प कहाँ किया से है, देते थे? मैं मॉक टेक्स्ट बुक पे देता था, अच्छा, और मैंने ग्रेडअप पे भी मैंने एज अ फ्री क्लासर काम किया है, तो वो मुझे ये भी हेल्प किया है, क्योंकि जो उसमें ग्रेडअप पे भी आपको क्वेश्चन देना पड़ता था बना के फ्रीलांसिंग। मैंने अच्छा, अप्रॉक्स से 1 ईयर काम किया है, तो मुझे नए क्वेश्चन लगभग जो बनाने होते थे, मैं पढ़ता था उस क्वेश्चन को पहले थ्योरी में से, तो उसको मेरे लिखता था, तो वहाँ से मुझे हेल्प मिल जाती थी कि आप खुद पढ़ रहे हैं, खुद क्वेश्चन बना रहे हैं, खुद उनको भेज रहे हैं, तो ये मुझे हेल्प कर दिया। अब मैं मेंस का भी ये बताना चाहूँगा स्टडी कि मेंस में क्या है, जैसे कि मेंस में ये है कि आप जैसे कि बहुत लोग मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं, मैंने मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किया था। मैंने इस बार जो 19 में मैंने गलती हुई थी वो मैंने रेक्टिफाई इसलिए किया कि मैंने टाइम लगा के पेपर सॉल्व किया। जैसे प्रीवाईक्यू मैंने 17, 18 और 19 के, और जो मैंने प्रीवाईक्यू थे उसको मैंने टाइम लगा के 2 घंटे का मैंने उसमें सॉल्व किया कि मुझे इतने टाइम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर मैंने उसको चेक भी किया, चेक तो नहीं किया, मतलब अंदाजा लग जाता कि आपको किससे कितना क्वेश्चन सही है कितना नहीं सही है, और जो आंसर है वो स्टैंडर्ड बुक से मिला लेता था, तो ये मुझे हेल्प किया। और मैंने डेरिवेशन खूब किए थे, इतने ज़्यादा डेरिवेशन हो पाया उतने ज़्यादा, और प्रैक्टिस से स्टैंडर्ड बुक से बहुत की थी मैंने, चाहे आपने आपको बुक का नाम बताया ही है, तो उसी से मैंने प्रैक्टिस को की थी।